बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। हमारा पाकिस्तान हमेशा आबाद रहे, आमीन। हमारे साथ एज़ यू नो हमारे मुल्क के इंटरनेशनली रिनाउंड आर्टिस्ट अमीर शौकत अली हैं, सन ऑफ द लेजेंडरी सिंगर शौकत अली साहब, जिनकी अपनी भी बड़ी कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं पाकिस्तान की तरफ। अस्सलाम वालेकुम अमीर भाई। बिस्मिल्लाह, वालेकुम सलाम। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग मी इन। गॉड ब्लेस। अमीर भाई, कैसे हो सकता है कि जब हम पाकिस्तान को सेलिब्रेट कर रहे हैं, पाकिस्तान का कोई खुशी का मौका सेलिब्रेट करें, आज पाकिस्तान में यौम तकबीर मनाया जा रहा है, जिसका आगाज़ ऑब्वियसली 28 मई 1998 को हुआ, और ये एक बहुत बहुत खुशी का दिन है और हमारे लिए एक बड़ा फ़ख्र का दिन है। बेशक अल्हम्दुलिल्लाह, इस कौम को मालिक ने पहले दिन से ही, पाकिस्तान इटसेल्फ इज़ अ मौजज़ा, और ये करम है उस ज़ात पाक का, ये कायम है और ये इंशाल्लाह कायम रहेगा। और बहुत सी दुआएं हैं इस मुल्क के लिए, इस पाक आर्मी के लिए। और अमीर भाई देखिए, आज का दिन खुशी का दिन भी है, एक पॉइंट ऑफ प्राइड भी है। और व्यूअर्स, मैं आपको एक बात बताऊं, मुझे याद है कि जब ये एटमी धमाके हुए थे, 5 एटमी धमाके अक्रॉस द बॉर्डर किए गए, 6 हमने जवाब में किए, मुझे याद है कि उस वक्त, और व्यूअर्स देखें, जो मानने वाली बात है वो माननी चाहिए। आई वॉज़ वेरी यंग, आई रिमेंबर अमीर भाई भी बड़े छोटे थे, और हम लोगों को जब ये सब कुछ हो रहा था, बीइंग यूथ एंड बीइंग यंग पीपल, बड़े लोग मतलब एक कंट्रोवर्शियल सिचुएशन थी। बहुत से लोग बहुत खुश भी थे और बहुत से लोग कह रहे थे कि ये क्या कर दिया, ये क्या करने की ज़रूरत थी, हम तो एक अमन पसंद कौम है, हम तो पीस लविंग नेशन है, हम तो कभी किसी को अटैक नहीं करते, अगर कोई हमें अटैक करे तो हमें फिर मुंह तोड़ जवाब ज़रूर देना आता है। तो बहुत से अवाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एक स्ट्रेंज सी एक वो लहर उठी कि वाई, लेकिन उस वाई का जवाब कुछ दिन पहले हमें मिल गया। बेशक बेशक। अगर हम आज एटमी पावर ना होते तो हमारा क्या हाल करना था इंडिया ने। देखिए, अभी ये आप सभी जानते हैं, पूरी दुनिया जानती है, पाकिस्तान एक एटमी क़ुव्वत है, और यही एक वजह है कि हम आज एग्जिस्ट कर रहे हैं। नहीं तो ये जो लोग हैं, जो मुनाफिकीन हैं हमारे इर्द गिर्द, ख़ास कर ये जो हमारा दुश्मन है, ये तो इसी आड़ में रहता है, आज भी इसी आड़ में है, और इसकी ज़रूरत ना पड़ती है ना पड़ सकेगी इंशाल्लाह। और देखिए, ये जो हमारे इस वक्त फीलिंग्स और सेंटिमेंट्स हैं, सही बात है, अल्फाज कम पड़ जाएंगे। बेशक हम कैसे एक्सप्रेस करें कि हम किस लेवल का फ़ख्र महसूस करते हैं और उस फ़ख्र के साथ कितना सेफ महसूस करते हैं। बेशक सुकून से सोते हैं। पाक आर्मी हमें हमेशा से पता है कि हमारा महफूज करती रही है, करती रहेगी और हमेशा करेगी, और किया हमारा महफूज। अभी रिसेंटली भी जब मामलात हुए, आवाम घबराई 2 लम्हे के लिए, लेकिन जैसे ही आर्मी इन एक्शन आई, हम सारे इजी हो गए। हमने कहा ये संभाल लेंगे, हमारी एयरफोर्स, हमारी आर्मी, हमारी नेवी, ये हमें संभाल लेंगे। इवन हमारी पुलिस फोर्स, बिल्कुल हमें नहीं टेंशन, क्योंकि 28 मई 1998 को जो मामलात हुए, उन मामलात की वजह से हम एक स्ट्रेंथ बन गए, हम सुपर पावर्स के लेवल पे आ गए। बेशक हम उस वक्त 7वीं एटमी ताकत और पहली मुस्लिम नेशन जो एटमी ताकत बनी। एंड व्यूअर्स, जो लोगों के डाउट्स थे उस वक्त, वो टाइम के साथ तो क्लियर होते गए। बार बार जब भी कोई थ्रेट आई, सिंपल बात है व्यूअर्स, हम क्योंकि एटमी पावर हैं, तो इस वजह से कोई भी इंसान, वो जो पंजाबी में कहते हैं ना, हमसे पंगा लेते हुए 50 क्या करोड़ दफा सोचेगा, क्योंकि हमें कुछ करेंगे तो फिर अगलों को भी वही उसी लेवल की चीज़ होगी। और ये एक इलाके की बात नहीं, फिर पूरी की पूरी जगह तहस नहस होगी। सो हम एज पाकिस्तानीज कभी भी जंग नहीं चाहते, हम कभी भी वॉर नहीं चाहते, हम कभी किसी को नुकसान नहीं चाहते। हम तो वो कौम है कि अगर लोग दरवाज़ा बंद करते हैं, आपके दुश्मन भी अंदर हो, तो बंद दरवाजे में हम एंटर नहीं होते। बेशक हमारा मजहब भी हमें यही सिखाता है। बेशक हमने कभी बच्चों पे अटैक नहीं किया, हमने कभी बुजुर्गों पे अटैक नहीं किया, हम तो सिविलियन की तरफ जाने की कोशिश भी नहीं करते। बेशक और हमने ये फिर प्रूव किया पिछले दिनों में। सो एट द एंड ऑफ द डे व्यूअर्स, देखें, आज का दिन अगर छुट्टी का दिन है और जोशो खरोश से मनाया जा रहा है, तो खुदारा प्लीज अपने बच्चों को, यूथ को गाइड करे कि इसके पीछे बैक स्टोरी क्या है, कितनी बड़ी स्ट्रगल है हमारी, हम किस तरह से यहाँ पे पहुंचे, और यहाँ पे हम अपने मुल्क के साइंटिस्ट और उस टीम की कोशिशों को सलाम पेश करते हैं।
जिन्होंने ये मुमकिन बनाया। बेशक ऐसी, बेशक ऐसी ऐसी। सो अल्टीमेटली व्यूअर्स, आज का दिन सेलिब्रेशन का दिन तो है, लेकिन हम क्यों सेलिब्रेट कर रहे हैं, क्यों इस दिन को मना रहे हैं, इसको समझना ज़रूरी है। इसकी बैक स्टोरी क्या थी, उस दौरान क्या हुआ, उसके बाद हमने किस किस्म के पुशबैक को फेस किया, क्योंकि इंटरनेशनल कम्युनिटी रुस गई कुछ लोग, और आज वही लोग कहते हैं कि यार इन लोगों ने ठीक किया, अक्लमंदी का मुजाहरा किया, उस वक्त ना करते तो पता नहीं क्या हो जाता। क्योंकि हमें पता है ना कि हमारे दुश्मन जो है वो क्या प्लानिंग करके बैठे होते हैं। बेशक बेशक ऐसे। सो अपने हमारा पॉइंट कभी भी ये नहीं था कि हम अपने आप को एक डेंजरस या कोई इस किस्म का मुल्क बनाए जिनसे लोग खौफजदा हों, लेकिन हमें अटैक करने से ज़रूर खौफजदा हों। खुदा न खास्ता हमें कोई नुकसान कोई पहुंचाने की कोशिश करेगा तो उसका मुंह तोड़ जवाब हमें देना आता है। और मेरे ख्याल से व्यूअर्स, एट द एंड ऑफ द डे हम सारे ही अमन चाहते हैं। दुनिया का कोई ऐसा इंसान नहीं है जो अमन नहीं चाहता। कोई भी इंसान जंगों से या वॉर से फ़ायदा नहीं उठाता, लेकिन अपना तहफ़्फ़ुज़ करना हम सबका फ़र्ज़ है। हम घर में रहते हैं अमीर भाई, अपने घरों में रहते हैं, हम हर वो चीज़ अपने पास रखते हैं जिससे हम अपने आप को हिफाजत कर सके। जी बेशक बेशक ऐसी, बेशक ऐसी। अगर सिक्योरिटी अफोर्ड करते हैं तो गार्ड रखते हैं, अगर नहीं अफोर्ड करते तो घरों पे ताले लगाते हैं, लोगों ने अलार्म सिस्टम लगाए होते हैं, किसी ने कैमरे लगाए होते हैं। हर इंसान अपने पॉइंट ऑफ व्यू से, अपने पर्सपेक्टिव से अपने घर को महफूज हिफाजत कर रहा होता है। तो हमारा मेन घर तो पाकिस्तान है। बेशक ऐसी। और मैं समझता हूँ कि दुनिया को अब आवाज़ पहुँच चुकी है इंटरनेशनल लेवल पे कि पाकिस्तान अमन पसंद मुल्क है, पाकिस्तानी अवाम जंग नहीं चाहती। ये तो अनफॉर्चुनेट है कि हमारा जो दुश्मन मुल्क है उसके पास माँ सिवाय नफ़रत फैलाने के कुछ भी नहीं है, और वो हमारी ही सच्ची बातों को झूठ कह के वो हमें अपनी आवाम को भी नुकसान अपनी आवाम को अपनी रेपुटेशन भी खराब करते हैं, और झूठ बोलना सर से और कहानियां पूरी एक मुहिम क्रिएट की बेतुका पाकिस्तान को खराब करने की। और सबसे खूबसूरत बात देखें कि पाकिस्तान को कुछ नहीं हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह। इंटरनेशनल कम्युनिटी ने भी हमें सपोर्ट किया कि यार ये क्या किया अगलों ने, आप सबके सामने आ गए, सब सामने आ गए। सो एट द एंड ऑफ द डे व्यूअर्स, देखें एंड में हक की ही जीत होती है। कभी कभी देर से होती है, लेकिन जीत हमेशा हक की होती है। और देखें, यौम तकबीर सिर्फ एक दिन नहीं है, सिर्फ एक सोच नहीं है, ये एक अज़्म है कि हम अपनी सलामती और अपनी आज़ादी के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हैं। बेशक बेशक। लेकिन इसके साथ बार बार कहूँगी, हम कभी भी किसी भी मुल्क की आवाम को, उनके बाशिंदों को नुकसान नहीं पहुँचाना चाहते। व्यूअर्स, हम तो हर किसी से प्यार करते हैं। कभी भी कोई यहाँ पे आता है, इंटरनेशनली भी आता है, तो यहाँ से जाते हुए क्या कहते हैं, इतने प्यार करने वाले लोग, इतने लविंग लोग, इतने वार्म लोग, घरों में बुला लेते हैं, जानते तक नहीं है कि कौन है। हम तो वो वाली कौम है। और व्यूअर्स, हमने ऐसा ही रहना है, हमने पॉजिटिव ही रहना है, हमने अच्छे और पॉजिटिव अंदाज में अपनी ज़िंदगी को आगे लेके चलना है। हमने फोकस करना है अपने मुल्क की तरक्की के ऊपर, अपने यूथ को सही गाइडेंस देने के पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन उस गाइडेंस का हिस्सा ये है कि उनको पता हो कि सिग्निफिकेंट जो इवेंट्स थे, जो मौके थे, जो चीज़ें थी, ये हमारी कामयाबी का की एक बहुत बड़ी सीढ़ी थी जो हमने चढ़ी थी, बल्कि सीढ़ियाँ थीं अल्हम्दुलिल्लाह। और इंटरनेशनल एंड के प्रेशर के बावजूद हमने ये स्टेप लिया, चाहे उसमें उस वक्त पुशबैक आया। आज हर बंदा जो कहता था ये क्या किया, वो कहते हैं, हमें सलाम पेश करते हैं कि यार ये थी अक्लमंदी, ये थी आगे की सोच। अंग्रेजी में कहते हैं ना, डिग योर वेल बिफोर योर थर्स्टी। प्यास लगने से पहले कुआं खोदना चाहिए, क्योंकि जब प्यास लगती है उस वक्त दिमाग नहीं काम करता। और माशाल्लाह 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 हमारे मुल्क ने अपना नाम तो हमेशा रोशन करने की कोशिश की है, लेकिन अक्रॉस द बॉर्डर जो उन्होंने हरकतें की, उन्होंने ही हमारे मुल्क का नाम रोशन कर दिया। और ये है हमारी कामयाबी, ये है हमारी कामयाबी, ये है हमारी कामयाबी। हमें किसी ने भी कोई नेगेटिव टर्म हमारे लिए यूज़ नहीं की। जिन लोगों ने हमें हमेशा टेररिस्ट के तौर पर रिप्रेजेंट करने की कोशिश की दुनिया में, उनको ऐसी जोर की जवाब, मतलब थप्पड़ मुंह पे पड़ा कि एक्सक्यूज मी। आज अपने लोग उनको बुरा भला, उन्हें क्या अपने लोग उनको बुरा भला कह रहे हैं, तो हम क्या उनको कहें। खैर, उनको छोड़ें, हम लोगों को क्या बेनिफिट्स और फ़ायदे हुए, इस पे हम अमीर भाई आगे जाके मज़ीद डिस्कशन करेंगे, बल्कि अपनी नॉलेज में भी इजाफा करेंगे, वो वाली बातें जानेंगे, उन टेक्निकल चीज़ों पे बात करेंगे जो शायद आम आवाम नहीं जानती। और व्यूअर्स, आज ये प्रोग्राम करने का और ये वाला सेगमेंट करने का मेन रीज़न ये है कि हम अपनी नॉलेज में भी इजाफा करें और हमें अपॉर्चुनिटी मिले। अक्सर लोग कहते हैं कि यार हमें समझ नहीं आती, हम अपने बच्चों को या यंग लोगों को क्या बताएं। मैं हमेशा आपको कहती हूँ कि जब भी कोई स्पेशल या सिग्निफिकेंट डे हो, घर में बैठ के
एज अ फैमिली डिस्कशन करें, चाहे 15 मिनट की गुफ्तगू करें, पता तो चले कि भाई जिस दिन को मना रहे हो, सेलिब्रेट कर रहे हो, उसके पीछे कहानी क्या है, उसके पीछे एफर्ट्स क्या है, उसके पीछे क्या क्या हुआ और किस तरीके से अब हम फर्दर इस चीज़ को पॉजिटिव बनाने में अपना हिस्सा डाल सकते हैं। भाई इतनी पोस्ट, इतनी चीज़ें लोग आते हैं इधर उधर फजूल चीज़ों की, जो एक्चुअली मैटर करती हैं चीज़ें, उन पे हमें बात करनी चाहिए। व्यूअर्स याद रखें, दुनिया है सोशल मीडिया की, दुनिया है अपनी आवाज़ को पूरी दुनिया तक पहुंचाने की। तो अगर हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी है, एक ऐसा दिन है, तो लोगों को भी पता चलना चाहिए कि हम कौन हैं, हम क्या हैं, हमने क्या किया और कैसे हम यहाँ पे पहुँचे और हम आगे भी क्या सोच रहे हैं। ये सब डिस्कशंस होंगी आगे जाके। लेकिन किचन में भी एक प्यारा सा बच्चा हमारे साथ है। आज खुशी का मौका है, सेलिब्रेशन का दिन है, तो हमने भी शेफ़ कनीज़ फातिमा को कहा कि बेटा आज कुछ ऐसा बनाओ मज़े का जो सेलिब्रेशन का मैसेज दे ऑल्सो। जी बेटे, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल चाल है? बिल्कुल ठीक ठाक। बेटे आप कुछ कहना चाहोगे आज के दिन की मुनासिबत से? मैं बिल्कुल कहना चाहूँगी कि जिस तरह कि आपने कहा कि आज का दिन बहुत खुशी का दिन है हर एक इंसान के लिए, हर एक मुसलमान के लिए और स्पेशली पाकिस्तान के लिए। तो उसी खुशी के मौके पे आज हम कुछ बनाने जा रहे हैं मीठा, और वो है शाही टुकड़े। जी, तो रेसिपी की तरफ बढ़ते हैं। तो रेसिपी की तरफ चलते हैं। जो हमें इंग्रेडिएंट्स चाहिए शाही टुकड़ों के लिए वो हैं, सबसे पहले दूध 2 लीटर, चीनी 3 से 4 खाने के चम्मच, इलायची पाउडर आधा चाय का चम्मच, क्रीम हस्बे ज़रूरत, पानी आधा कप, चीनी आधा कप, इलायची पाउडर आधा चाय का चम्मच, अरके गुलाब 1/4 चाय का चम्मच, तेल हस्बे ज़रूरत, कंडेंस्ड मिल्क हस्बे ज़रूरत, डबल रोटी हस्बे ज़रूरत, खोपरा बादाम पिस्ता गार्निशिंग के लिए। बहुत सिंपल है और बहुत ही इजी है। आपने क्या करना है कि ब्रेड ले लेनी है, ब्रेड के जो एजेस होते हैं उसको आपने अच्छे से कट कर लेना है। कट करने के बाद आपने उसको इस तरह ट्रायंगल शेप में अगेन इस तरह से स्लाइस कट कर लेना है और इसको आपने फ्राई कर लेना है। फ्राई करके जब उसका एक प्यारा सा कलर आ जाएगा ब्राउन, मतलब कि गोल्डिश ब्राउन होना चाहिए, बिल्कुल डार्क नहीं होना चाहिए, वो फिर जल जाएगा। दूसरी तरफ आपने एक पैन में क्या करना है, मिल्क रखना है, उसको अच्छे से आपने बॉयल होना देना है। जब वो बॉयल हो रहा होगा उसमें आपने इलायची पाउडर ऐड करना है। इलायची पाउडर ऐड करके जब उसके अंदर बॉयल आएगा देन आपने शुगर और कंडेंस्ड मिल्क डालना है। शुगर आपने बिल्कुल स्लाइड से डालनी है क्योंकि जो कंडेंस्ड मिल्क होता है वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा मीठा होता है, तो आपने अपने मीठे को बैलेंस्ड रखना है। और कंडेंस्ड मिल्क की या आप रेशो बढ़ा दें, या अगर कंडेंस्ड मिल्क नहीं है तो या फिर आप शुगर की बढ़ा दें। वैसे अगर आप कंडेंस्ड मिल्क डाल रहे हैं तो शुगर थोड़ी सी अवॉइड ही करें क्योंकि वो बहुत मीठा होता है। देन आपने उसको कोई 15 to 20 मिनट्स के लिए लो फ्लेम पे अच्छे से पकाना है। जब वो बिल्कुल उसके क्वांटिटी थोड़ी सी रिड्यूस हो जाएगी देन आपने उसको अंदर आपने क्रीम डालनी है। क्रीम डालने के बाद आपने जो वो फ्राई किए हुए ब्रेड हैं उनको आपने प्लेट में अच्छे से असेंबल करना है। असेंबल करने के बाद आपने उसके ऊपर वो जो दूध वाला मिक्सचर है पोर करके ड्राई फ्रूट्स को गार्निश कर देना है और उसको चिल करना है कोई 1 आवर के लिए। दैट्स इट। सिंपल, अनकॉम्प्लिकेटेड। आज खुशी का दिन है, आप लोग भी अपने घर में मीठा बनाएं। क्विक सी और मज़े की हमने आपके साथ शाही टुकड़े की रेसिपी शेयर की। अगर मैं आपको सच्ची बात बताऊं तो व्यूअर्स, कल रात को मैंने भी खीर और शीर खुरमा बनाया, तो मेरा मियाँ कहता है ईद तो अभी 10 दिन बाद है। मैंने कहा मेरे लिए तो कल ही ईद है। तो ही स्टार्टेड लाफिंग। तो सुबह सुबह मैं तो शीर खुरमा खा के आई हूँ। बट इट्स ट्रू, एक खुशी का मौका है, एक पॉजिटिविटी का मौका है। हमारे मुल्क के लिए फ़ख्र, कोई भी चीज़ हमारे मुल्क के लिए फ़ख्र का बायस बने तो हम लोगों को तो तहे दिल से खुशी होती है। तो आज व्यूअर्स हम इस टॉपिक को आगे लेके चलेंगे, लेकिन ब्रेक की तरफ जाएंगे। आपको पता है हम हेल्थ, फिटनेस, एजुकेशन पे हमेशा अपने प्रोग्राम में बात करते हैं, कुछ सेहत के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे एंड देन सेकेंड हाफ में टोटल हम अपना प्रोग्राम जो है वो डेडिकेट करेंगे यौम तकबीर को। आप हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। आज का दिन यौम तकबीर हम सब मना रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं और उसके साथ साथ ऑफ कोर्स जैसे कि आप जानते हैं हम सब अपना अपना एक ओपिनियन, अपनी फीलिंग ज़रूर शेयर करना चाहते हैं। तो अपने जो हमारा हेल्थ का सेगमेंट है उसे शुरू करने से पहले ऑफ कोर्स मैं चाहूँगी कि डॉक्टर साहब भी अपनी फीलिंग ज़रूर हमारे साथ शेयर करें। हमारे साथ एसोसिएट प्रोफेसर न्यूरोलॉजी एट सर्विसेज इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, सर्विसेज हॉस्पिटल लाहौर, डॉक्टर मोहम्मद अदनान असलम हैं। डॉक्टर साहब एक ब्रिलियंट डॉक्टर तो हैं ही हैं, लेकिन एक बहुत पेट्रियाटिक पाकिस्तानी भी हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है, आप ठीक हैं? बिल्कुल ठीक। पूरी कौम को यौम तकबीर मुबारक हो। और ये वो मुबारक दिन है जब हमने
अल्लाह ने हमें ये तौफ़ीक अता की कि हमने अपनी पार से, अपनी ताकत से दुश्मन के दिल पे धाक बिठा दी और रहती दुनिया तक ये पैगाम दिया कि पाकिस्तान और पाकिस्तान का दिफा नाकाबिल तस्खीर है। पाकिस्तान हमेशा रहने के लिए बना है और जैसे हमारे कायदीन कहते हैं, और बहुत ही ये ज़बरदस्त बात है जो बहुत ही मेरे दिल के करीब है, कि जो मैं अपने बच्चों के साथ भी ये नारा ज़ोर से लगाता हूँ कि पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। आमीन आमीन। और बात यह है कि व्यूअर्स, हम लोगों को हमेशा याद रखना चाहिए उन लोगों की सैक्रिफाइसेस, हमारे शहदा की और हमारे गाजियों की, जो हमें स्टेज पे लेके आए हैं। बिल्कुल ये एक जर्नी है, कड़ियाँ एक दूसरे से मिलती हैं तो कोई भी एक मामला होता है। जी। और अगर आप देखें तो 1998 में पाकिस्तान को बने टाइम कितना हुआ था? 51 ईयर्स। जी। 47 में हम लोग जी, वी केम इनटू जी। बीइंग, और 50 ईयर्स की बात करें क्योंकि मई की बात है, जी, अगस्त जी, में जी, जाके जी। 51 ईयर्स पूरे होने थे। कितनी बड़ी बात है। जी। कोई नया मुल्क, कोई न्यू नेशन अपने आप को इस तरीके से आगे सामने लेके आए। और एक अनएक्सपेक्टेड चीज़ ऐसे- थी, एक ऐसे। अनएक्सपेक्टेड चीज़ थी, और लोग सख्ते में चले गए थे कि ये क्या हुआ और ये चुपके चुपके से इन्होंने कर कैसे लिया। जी ऐसे ही है। सो खैर, इसमें बहुत बहुत बड़ा क्रेडिट हमारे साइंसदान, हमारी उस वक्त की पॉलिटिकल क़यादत को, और उस वक्त के हर वो शख्स जो इस प्रोग्राम में शामिल था और उसने अपने हिस्सा डाला, उस सब को क्रेडिट जाता है। इसका क्रेडिट मियाँ साहब को बहुत ज़्यादा जी, जाता जी, है। जी, ऐसे। ये मियाँ नवाज़ शरीफ साहब की एक बहुत फॉरवर्ड और बहुत ही ब्रिलियंट थिंकिंग थी, जिसने हमें पिछले दिनों ही जी लिटरली बचा लिया। जी ऐसे ही है। सो जी ऐसे ही है। व्यूअर्स, क्रेडिट वहाँ पे ज़रूर देना चाहिए वेयर क्रेडिट इज़ ड्यू। जहाँ क्रेडिट जाता है। जहाँ गो अहेड अगर आपको मिलेगा इस किस्म के मामले का, तो आप आगे बढ़ सकते हैं ना। खुद बैठ के आप घरों में तो ये मामलात नहीं कर सकते। जी ऐसे ही। खैर, बढ़ते हैं आज के टॉपिक की तरफ, ऑटो इम्यून। डॉक्टर साहब, मैंने तो हमेशा सुना था कि ऑटो इम्यून डिजीज़ जो हैं उनका ताल्लुक ज़्यादातर जो है उन लोगों से होता है जो इसके स्पेशलिस्ट होते हैं। आप समझ रहे हैं, जैसे ऑटो इम्यून के अलहदा डॉक्टर होते जी, हैं, जो मेरी जी, अंडरस्टैंडिंग थी। लेकिन अब सुनने में आ रहा है, या जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, कि हर एरिया के अंदर ऑटो इम्यून के मसाइल हो सकते जी हैं। जी तो न्यूरो में, दिमाग में कौन सी ऑटो इम्यून बीमारियां हैं? जी। पहली बात तो मैं व्यूअर्स के लिए बड़ी क्लैरिटी के साथ बताऊं है कि क्या ऑटो ऑटो इम्यून इम्यून? डिजीज़ है क्या? व्हाट इज ऑटो इम्यून? अभी हम बात कर रहे थे, दिफा की बात कर रहे थे, हम बात कर रहे थे बाहर की फोर्सेस से, एबनॉक्शियस फोर्सेस से लड़ने की। तो हमारी बॉडी में भी इम्यून सिस्टम होता है, जिसको दिफाई निज़ाम कहते हैं, डिफेंस सिस्टम कहते हैं। ये डिफेंस सिस्टम बेसिकली डिज़ाइन किया जाता है इन्वेडर्स के लिए, जो बाहर से चीज़ें आती हैं, एबनॉर्मल इन्वेडर्स के लिए। लेकिन जब ये दिफाई निज़ाम बागी हो जाता है और अपने ही नॉर्मल और फंक्शनिंग पार्ट ऑफ द बॉडी को मारना शुरू कर देता है, उन पे अटैक कर देता है, उन पे हमला कर देता है, तो इसको हम फिर ये कहते हैं कि ऑटो इम्यून डिजीज़। दिफाई निज़ाम जो है वो बागी हो गया, डिफेंस सिस्टम बागी हो गया, और उसने अपने ही बॉडी के सेल्स को, अपनी ही बॉडी के नॉर्मल बॉडी पार्ट्स को, फंक्शनिंग बॉडी पार्ट्स को मारना शुरू कर दिया। यूँ तो बहुत कॉमन डिजीज़ आपने रोमेटाइड आर्थराइटिस, जो गैंठिया, ये जोड़ों का दर्द है, SLE बीमारी है जो कि बड़ी कॉमन है ख़वातीन में। जी ANA पॉजिटिव आता है जी तो जी पता ANA पॉजिटिव, ये SLE में ही होता अच्छा। है। तो ये तो वो बीमारियां हैं जो कि जिनका ताल्लुक जोड़ों के साथ है। और भी डायबिटीज़, इवन ऑटो इम्यून क्योंकि डिजीज़ देखिए है, ना, टाइप 1 डायबिटीज़ ऑटो इम्यून डिजीज़ है। जैसे कि हमारी डॉक्टर निगत मीर है, जी, उनकी अगर जी। हम बात करें तो वो रूमेटोलॉजिस्ट हैं, लेकिन जब भी कोई ऑटो इम्यून डिजीज़ होती है तो लोग उनके जी, पास जी, जाते हैं। जी। तो क्या ऑटो इम्यून, जस्ट ऑटो इम्यून की बीमारियों का कोई एक डॉक्टर नहीं होता? नहीं, ऑटो इम्यून डिजीज़ बेसिकली सारे बॉडी पार्ट्स को या सारे बॉडी के सिस्टम्स को अफेक्ट करता है। यानी कि दिमाग की अलहदा ऑटो इम्यून है, जोड़ों की स्पाइनल अलहदा है, कॉर्ड को, दिमाग को, स्पाइनल कॉर्ड को, हमारे पट्ठों को, हमारी Organs को। नसों को, हमारे नसों और पट्ठों के दरमियान जो जंक्शन है उसको अफेक्ट करता है। बहुत सारी ऐसी बीमारियां, अगर मैं ब्रेन की बात करूं तो सबसे कॉमन दिमागी बीमारी, ऑटो इम्यून दिमागी बीमारी जो है
वो मल्टीपल स्क्लीरोसिस है, MS जिसे कहते MS हैं, जिसको बोलते जो हैं। एक वक्त में बड़ा फेमस हुआ था कि हमारी जो मॉडल ईमान अली हैं जी। उनको MS है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस है। जी, लेकिन क्या ये जानलेवा बीमारी है? ये अमूमी तौर पर ये जानलेवा बीमारी नहीं। अब मैं इसके मुतालिक बताता हूँ कि मल्टीपल स्क्लीरोसिस है क्या। मल्टीपल स्क्लीरोसिस एक दिमागी बीमारी है जिसमें, जैसे मैंने कहा कि जो जिस्म का मुदाफ़ती निज़ाम है या दिफाई निज़ाम है, डिफेंस सिस्टम है, वो ऑटोनोमस हो गया और वो बागी हो गया और उसने अपने ही बॉडी पार्ट्स पे हमला करना शुरू कर दिया। तो क्या हुआ कि दिमाग में और स्पाइनल कॉर्ड में, यानी दिमाग, हराम मग़ज़ और दिमाग से निकलने वाली सेकंड नर्व, ये डैमेज होना शुरू हो जाती हैं। और इसमें क्या अलामात होती हैं, ये एकदम से होता है, ये आहिस्ता आहिस्ता भी हो सकता है, ये अटैक्स की सूरत में भी हो सकता है कि आते हैं अटैक्स, फिर 4 to 16 वीक्स तक, यानी 1 महीने से 4 महीने तक रहते हैं, फिर नॉर्मल हो जाता है, पेशेंट बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है, फिर उसके बाद अटैक्स आते हैं, फिर नॉर्मल हो जाता है। तो ये रिलैप्सिंग रेमिटिंग, ये इसकी एक वैरायटी है। जो सबसे कॉमन इनके सिम्टम्स हैं, मल्टीपल स्क्लेरोसिस के सिम्टम हैं, वो हाथ और पाँव का सुन्न हो जाना, ये कॉमन सिम्टम और बहुत कॉमन है। टिंगलिंग सेंसेशन इन हैंड्स एंड फीट, यूजलेस हैंड, अचानक से आपको ये लगे कि मेरा हाथ काम करना छोड़ गया, ठीक है। अचानक से एक आंख की बिनाई चली जाना, ऑल ऑफ अ सडन, और ये यंग एज ग्रुप में होता है। आप देखें कि यही अलामात कुछ ना कुछ स्ट्रोक वाले पेशेंट्स में भी होती हैं, ये न्यूरोपैथी में यंग भी एज होती हैं। आप क्या कहते हैं डॉक्टर? ये यंग एज जो 40 ईयर से पहले। अब ये यंग एज में माजूर कर देने वाली सबसे बड़ी वजह है मल्टीपल स्क्लेरोसिस, पूरी दुनिया में यंग एज में माजूर कर देने वाली सबसे बड़ी वजह है। डॉक्टर साहब, मुझे याद है मेरे अब्बू की बचपन की क्लास फेलो बेस्ट फ्रेंड जो थी, उनको MS हो गया था। एंड वही आई थिंक वो अपने मिड 40s में थी और वो व्हील चेयर पे थी। व्हील चेयर पे। और एक दिन बस खबर आई कि वो इस दुनिया से रुखसत हो गई। और आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता, पहले उनको चलने में दिक्कत होती थी, वो चलने वाला इशू प्रॉब्लमेटिक हुआ तो उन्होंने स्टिक से फिर अच्छा स्टिक नहीं काम कर रही थी ज़्यादा देर, फिर उनको व्हील चेयर पर ले आए, फिर उठने बैठने से भी वो रह गई। जी ऐसे ही। एंड ये वो फिर बीमारी चली गई इस दुनिया इसकी डिफरेंट टाइप्स हैं। इससे पहले कि मैं टाइप्स पे जाऊँ, मैं सिम्टम्स ज़रा बता देता हूँ ताकि आसानी रहे व्यूअर्स के लिए। कि एक आंख की बिनाई चले जाना, अचानक से आपका बैलेंस आउट हो जाना, आपको गेट डिस्टर्बेंस, आपको चलने में मुश्किल होनी शुरू हो जाना, और ये यंग एज में है सारे। अचानक से आपकी दोनों टांगें कमज़ोर हो जाना, दोनों टांगें और दोनों बाजू कमज़ोर हो जाना, अचानक से ऑल ऑफ अ सडन एक यंग फीमेल का यूरिन बंद हो जाना, उसे यूरिनरी रिटेंशन हो जाना, इट्स हाईली एबनॉर्मल। ये अमूमी तौर पर हीट और एक्सरसाइज से बहुत ज़्यादा होते हैं, ट्रिगर होते हैं, हीट और एक्सरसाइज। यानी हॉट कि क्लाइमेट जो में चीज़ हम लोग कहते हैं कि आपको करनी चाहिए हर रोज़, देखिए पाकिस्तान में तो गर्मी है ही है, जी हर जगह पे ही है ऑलमोस्ट पाकिस्तान में गर्मी, ऊपर से एक्सरसाइज जो हम कहते हैं कि करनी चाहिए, अब ये दोनों चीज़ें ये दोनों खराब चीज़ें उसको करती हैं। ट्रिगर करती हैं, ये उसको ट्रिगर करती हैं। हीट एंड एक्सरसाइज, ये उत्थॉफ फेनोमेना एक होता है जिसमें हीट एंड एक्सरसाइज से ये ट्रिगर होती हैं, ये सिम्टम्स जिसके बाहर आते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, हम यहाँ ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो अगर किसी को MS है, इसकी तशखीस कैसे की जाएगी और फिर क्या इसका कोई इलाज है? क्योंकि सिर्फ ये बीमारी नहीं है, हम यही सेगमेंट शुरू करने से पहले बात कर रहे थे कि MS तो अपनी जगह है, लेकिन मायोपैथी, GBS, माइस्थीनिया ग्रेविस, ये भी ऐसी चीज़ें अब व्यूअर्स जिनका नाम तक नहीं सुना, आपको है या नहीं है, आपको कैसे पता चलेगा? ये हम ब्रेक के बाद डिस्कस करेंगे। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। डॉक्टर मोहम्मद अदनान असलम हमारे साथ हैं, एसोसिएट प्रोफेसर न्यूरोलॉजी एट सर्विसेज इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, सर्विसेज हॉस्पिटल लाहौर। हम डॉक्टर साहब से बात कर रहे हैं ऑटो इम्यून डिजीज़ की। डॉक्टर साहब, हमने अभी ब्रेक से पहले बात की MS की, मल्टीपल स्क्लेरोसिस की। मुझे ये बताइए कि इसकी तशखीस कैसे होती है, क्योंकि लोग कहते हैं कि ऑटो इम्यून डिजीज़ की तशखीस बड़ी मुश्किल होती है, तो किसी भी ऑटो इम्यून डिजीज़ की तशखीस कैसे करते हैं?
बेसिकली जहाँ तक मल्टीपल स्क्लेरोसिस या एमएस का ताल्लुक है, ये जिसको आसाब का वर्म कहा जाता है, ये ऐसी बीमारी है जिसका डायग्नोसिस क्लिनिकल है। यानी आप हिस्ट्री के ऊपर, पेशेंट की हिस्ट्री के ऊपर और जो आप उसका मुआयना करते हैं एज न्यूरोलॉजिस्ट, उसके ऊपर आप पेशेंट को डायग्नोज कर सकते हैं कि इसको एमएस है या नहीं। अच्छा, कुछ केसेस ऐसे, इसमें मैं मोटी सी बात बता दूं, अगर पेशेंट को 2 अटैक्स हुए हैं और 2 डिफरेंट टाइम पीरियड पे 2 अटैक्स हुए हैं, फॉर एग्जांपल आँख की बिनाई चली गई और अब टांगे दोनों कमज़ोर हो गई, और जब न्यूरोलॉजिस्ट ने एग्जामिन किया तो उसे 2 डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, नर्वस सिस्टम के पार्ट्स जो हैं वो इन्वॉल्व मिल गए। ये 2 हिस्ट्री के ऊपर और 2 एग्जामिनेशन के ऊपर मिल गए तो डायग्नोसिस हमारा एस्टेब्लिश हो जाता है। लेकिन जिन केसेस में ये 4 का फिगर 2+2 4 का फिगर पूरा नहीं होता, यानी अटैक सिर्फ एक हुआ होता है और एग्जामिनेशन में भी सिर्फ एक जगह पे हमें फाइंडिंग मिल रही होती है, फिर उनमें हमें ब्रेन का एमआरआई करवाना पड़ता है, स्पाइनल कॉर्ड का एमआरआई करवाना पड़ता है, कमर का पानी निकालना पड़ता है और इवोक पोटेंशियल टेस्ट हैं वो करवाने पड़ते हैं। तो इन चीज़ों से हम जो है वो उसकी तशख़ीस कर लेते हैं। लेकिन याद रखिए, ये तशख़ीस के साथ बहुत अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ आप गुजार सकते हैं अगर अर्ली तशख़ीस कर ली जाए। जैसे जैसे वक्त गुजरता जाता है और आपके अटैक्स फ्रीक्वेंट होते जाते हैं तो आपकी जो डिसेबिलिटी है वो एक्यूमुलेट होती जाती है। लेकिन डॉक्टर साहब, मैंने तो ये भी सुना है कि ऑटो इम्यून डिजीज़ का कोई इलाज नहीं है, ऑटो इम्यून डिजीज़ का कि आप इलाज इसको मैनेज कैसे, डायबिटीज़ होती है या हाई ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन होती है, कोई भी बीमारी जिसका दमा होता है, इन चीज़ों को आपको मैनेज करना पड़ता है। जी, मैनेज करते हैं और बहुत सारे लोग बहुत मिनिमम दवाई के ऊपर बहुत अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ एंजॉय करते हैं। अब तो ऐसे इंजेक्शंस भी आ गए हैं जो कि आप महीनों के इंटरवल से लगवाते हैं और आपको दरमियान में बीच में कोई दवाइयाँ खानी नहीं पड़ती। आप एक इंजेक्शन लगवाते हैं, फिर 6 महीने बाद दूसरा इंजेक्शन, फिर 6 महीने बाद, तो ऐसे बहुत सारे इंजेक्शंस भी आ गए हैं जो लगवाए जाते हैं। वो बिट कॉस्टली हैं लेकिन वो डिजीज़ मॉडिफाइंग एजेंट्स हैं। डिजीज़ मॉडिफाइंग एजेंट जी। लेकिन डॉक्टर साहब, जैसे कि डिमेंशिया है जिसमें हम अल्जाइमर्स कहते हैं और पार्किंसंस कहते हैं, क्या ये भी ऑटो इम्यून डिजीज़ है? नहीं, ये बिल्कुल भी ऑटो इम्यून डिजीज़ नहीं हैं। ये वो बीमारियां क्योंकि ये हैं भी तो जिनको मैनेज हम होती है। डीजनरेटिव बीमारियां कहते हैं। एक जो मिनट, तो वक्त के क्या ऑटो इम्यून डिजेनरेटिव नहीं होती? ऑटो इम्यून डिजेनरेटिव नहीं है। ऑटो इम्यून में डिफेंस सिस्टम में प्रॉब्लम है और डिफेंस सिस्टम बागी हो गया। और डीजनरेटिव डिजीज़ वो है जिसमें फॉर एग्जांपल ब्रेन की डीजनरेटिव डिजीज़ है तो ब्रेन सुकड़ना शुरू हो जाता है और वो प्रोग्रेसिव डिजीज़ होती है, उसका कोई एक इलाज नहीं होता। वो मैनेज हो सकती है, जैसे आपने कहा वो मैनेज हो सकती है, लेकिन वो मुकम्मल तौर पे ख़त्म नहीं होती, रिवर्स नहीं होती, पेशेंट बिल्कुल नॉर्मल उस पर नहीं आता। डीजनरेटिव डिजीज़ है जो कि वक्त के साथ साथ पार्किंसन डिजीज़ भी, राशा भी और अल्जाइमर डिजीज़ भी। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे जल्दी से बता दें कि जो बाकी बीमारियां हैं ये क्या है, जल्दी से मुझे बता दें। जीबीएस क्या है? सबसे पहले तो मैं मसल डिजीज़, मतलब मायोपैथी, जीबीएस एंड ये जो मायोपैथी, ऑटो इम्यून जो मायोपैथी है उसमें भी ये सिम्टम होते हैं कि मरीज़ को नीचे से उठकर बैठकर उठने में दिक्कत होती है, कंघी करने में मुश्किल होती है, मरीज़ चलते चलते गिरना शुरू हो जाता है, सीढ़ियाँ चढ़ने में मुश्किल होती है, बेड से खुद बगैर सहारे के नहीं उठ सकता, कमोड से या नीचे से टॉयलेट सीट से नहीं उठ सकता। डॉक्टर साहब, ये तो अक्सर लोग कहते हैं कि बुढ़ापे की बीमारी है, मतलब ये तो कुछ कहते हैं ना कि जब आपकी एक एज हो जाती है तो तब तो ये होता ही है बुढ़ापे में। जबकि सॉरी, मैं ये ज़रूर कह दूं व्यूअर्स, ये मैं वो बात कह रही हूँ जो सुनने को मिलती है, लेकिन अपनी आंखों से मैंने देखा है। पिछले दिनों में लंदन में थी, 90 साल की ख़वातीन, 90 साल के मर्द, 95 ईयर्स के ग्रोसरी ख़रीद रहे हैं, चल के जा रहे हैं, वॉकर तक नहीं इस्तेमाल कर रहे, एज उनकी नज़र आ रही होती है लेकिन एक्टिव लोग होते हैं। जी ऐसे ये हमारे यहाँ एक कॉन्सेप्ट है कि 60-70 साल की उम्र के बाद हम बिस्तरों में घुसा देते हैं अपने बड़ों को कि आप रेस्ट करें। जी, ओ भाई, किस चीज़ से रेस्ट करें? रेस्ट बंदा रात को करता है और जागता है, बाकी दिन में तो बंदे को एक्टिव होना चाहिए। तो हम अपने माँ बाप और बड़ों को सुकून देने के पॉइंट ऑफ व्यू से उनको एक तरह से अपाहिज कर देते हैं। जी ऐसे ही है। ये ओल्ड एज की बीमारी नहीं है। डर्मेटोमायोसाइटिस भी अगेन यंग एजेस में होता है और इसमें वही जो सिम्टम मैंने आपको बताया कि नीचे से बैठ के उठने में दिक्कत होती है,
कंघी करने में, कॉम करने में, ब्रश करने में मुश्किल होगी, ख़वातीन को ओवरहेड कैबिनेट से कोई चीज़ निकालने में मुश्किल होगी। ये इसके साथ अमूमी तौर पर सिम्टम आते हैं, डर्मेटोलॉजिकल सिम्टम आते हैं, डिफरेंट बॉडी पार्ट्स पे स्किन रैशेस बनते हैं। ये डर्मेटोमायोसाइटिस है जो एक बीमारी है। इसके अलावा एक बीमारी ऐसी है जिसको माइस्थीनिया ग्रेविस कहते हैं, और ये बहुत ग्रेव बीमारी है, बहुत शिद्दत की पट्ठों की बीमारी है, जिसमें अलामात तो पट्ठों के होते हैं लेकिन बुनियादी तौर पर नुक्स या प्रॉब्लम जो है, फॉल्ट जो होता है, वो आसाब और पट्ठे के दरमियान जो जंक्शन है उसमें होता है। तो मरीज़ को 3 किस्म के सिम्टम होते हैं। मरीज़ को नीचे से बैठ के उठने में दिक्कत होगी, यकीनन होगी, लेकिन ये रेस्ट से ठीक हो जाएगी और थोड़ी एक्टिविटी करेंगे तो उससे बढ़ जाएगी। साथ में मरीज़ को उसकी आँखों की जो पलकें हैं वो नीचे आना शुरू हो जाएंगी, और ये दिन के जब सुबह उठते हैं तो बिल्कुल ठीक होती हैं, जैसे जैसे दिन गुजरता जाता है तो आँखों की पलकें नीचे आना शुरू हो जाती हैं। और हमारे एक बड़े और दो नज़र आना शुरू हो फेमस जाते हैं। जो हमारे चीफ जस्टिस थे, उनको भी एक चीज ये प्रॉब्लम थी, राइट? जी। तो मतलब ऑब्वियसली उनका नाम नहीं मैं लूँगी, बट कुछ ऐसे पब्लिक फिगर्स भी हैं जिनको ये थी, और उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ, बड़ी नॉर्मल ज़िंदगी गुजारी है। और इसके अलावा बात ये इसलिए कर रही हूँ व्यूअर्स, जिस तरह ईमान अली की बात की, उन्होंने अपनी केयर की, अपने आप को सही तरीके से अल्हम्दुलिल्लाह चलती हैं, फिरती हैं, सारा कुछ करती हैं। सीजे साहब जो हैं, नाम अगैन उनका नहीं लेना चाहूँगी, बट उन्होंने भी बड़ी एक भरपूर और बड़ी खूबसूरत ज़िंदगी गुजारी है। सो द पॉइंट इज़, ये नहीं है कि अगर ऑटो इम्यून डिजीज़ हो गया तो अब आपका भट्ठा बैठ गया और आपकी कहानी ख़त्म हो गई। जी। प्रॉपर तरीके से मैनेज करेंगे, राइट न्यूट्रिशन, राइट मेडिकेशन, प्रॉपर डॉक्टर के साथ फॉलो अप, तो ऑटो इम्यून डिजीज़ इतनी डरावनी चीज़ नहीं है। डरावनी चीज़ नहीं है, और पेशेंट बहुत सारी ऐसी अद्वियात मौजूद हैं जिसके साथ बहुत अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ आप इंजॉय कर सकते हैं। और कुछ ऐसी बी ट्रीटमेंट ऑप्शंस मौजूद हैं जिसके साथ डिसेबिलिटी बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। जैसे मैं GBS की बात करूं, GBS वो बीमारी है जो कि नसों को इफ़ेक्ट करती है, और ये समझा जाता है कि ये नसों पे वायरस का हमला हो गया है। और टिपिकली ऐसे होता है कि नमनेस इन द थाई होती है, थोड़ी सी थाइज नम होती हैं, उसके बाद पाँव से कमज़ोरी शुरू होती है, वो असेंड करती है, ऊपर आते 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 टांगें मफलूज होती हैं, उसके बाद हाथों में आती है, और फिर ये सांस के जो मसल्स हैं वहाँ तक ये चली जाती है और पेशेंट वेंटिलेटर पे भी चला जाता है। लेकिन अगर इसकी तशख़ीस अर्ली कर ली जाए और इसके लिए जो अवेलेबल ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं, जैसे प्लाज्मा फ्रेसिस है, खून की सफाई है, या IVIG है, जो कि सरकारी हॉस्पिटल्स में मौजूद हैं, अगर वो कर लिए जाएं तो पेशेंट की जान भी बचाई जा सकती है और उसे वेंटिलेटर पे जाने से भी बचाया जा सकता और है, एक बड़ी और लंबी डिसेबिलिटी और से भी बचाया जा सकता भरपूर है। जिंदगी गुजारी भरपूर जा जिंदगी सकती गुजारी है। जा सकती व्यूअर्स, पता है प्रॉब्लम क्या होती है? हम बहुत देर तक वेट करते हैं। जी। हम एक ऐसा मुल्क है जहाँ पे ब्रेस्ट कैंसर की अगर बात करें ख़वातीन में, तो तीसरे चौथे स्टेज पे डायग्नोज होता है, जबकि गिल्टी पहले से फील हो रही होती है, चेंजेस आपको पहले से। मर्द हजरात में भी प्रोस्टेट कैंसर एक ऐसी बीमारी जिसको इग्नोर किया जाता है। मर्दों में भी हर 100 में से 10 मर्दों को ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है, राइट? जी, ऐसे यानी कि 1 out of 10 men can get breast cancer। जी, छाती तो मर्द की भी होती है, इग्नोर की जाती है। मर्दों की तो अक्सर फॉर इयर्स इग्नोर रहती है और ऐसे स्टेज पे पकड़ा जाता है कि इरिवर्सिबल प्रॉब्लम होती है। सो व्यूअर्स, अर्ली डिटेक्शन, प्रिवेंशन हो जाए तो क्या ऑटो इम्यून डिजीजेस से कोई प्रिवेंशन है? ऑटोइम्यून डिजीज, और क्या ये अगर जैसे मुझे है तो मेरे बच्चों को भी होगी, मतलब कुछ ये समझा देंगे? मौरूसी है क्या? जी, मैं आपको बताता हूँ कि जैसे अगर आप मल्टीपल स्क्लेरोसिस एक प्रोटोटाइप डिजीज़ है उसकी बात करें, तो इसका जो है फैमिली में जाने का ख़दशा सिर्फ 3 to 5% है। लेकिन इवन ये एज एंड सेक्स मैच इंडिविजुअल, यानी उसी एज के अफराद और उसी जेंडर के अफराद के साथ अगर नॉर्मल अफराद के साथ कंपेयर करें तो 20 to 40% हायर रिस्क है। लेकिन अमूमी तौर पर ये 3 to 5% से ज़्यादा नहीं होता। नंबर एक, ये उन बच्चियों में ज़्यादा कॉमन होता है जिन बच्चियों की वालदा को ये मल्टीपल स्क्लेरोसिस का प्रॉब्लम होता है। सो ख़वातीन को अगर है तो उनकी जो है वो बेटियों में ज़्यादा कॉमन होगा। और ये देखा गया है कि जिन लोगों को मल्टीपल स्क्लेरोसिस है, अगर उनके फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स को स्क्रीन किया जाए तो 15% ऑफ देम विल हैव
मल्टीपल स्क्लेरोसिस और वो डिटेक्ट हो जाती है। बिल्कुल सही। तो डॉक्टर साहब एंड में हमारे व्यूअर्स को क्या पैगाम देंगे? जो ऑटो इम्यून डिजीज़ हैं ये ऐसी बीमारियां हैं जिनका इलाज बहुत हद तक मुमकिन है, और अगर इनकी अर्ली डिटेक्शन कर ली जाए तो आप अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ के साथ भरपूर ज़िंदगी गुजार सकते हैं और डिसेबिलिटी से, माजूरी से बच सकते हैं। सो प्रॉपर न्यूरोलॉजिस्ट के पास, अगर आपको कोई ऐसी बीमारी है जिसमें न्यूरो के सिम्टम हैं, तो प्रॉपर न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाइए और अपनी बीमारी की तशख़ीस कराइए और डिसेबिलिटी, माजूरी से बचिए। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, खुश रहें, आबाद रहें। आज का दिन आपको भी बहुत मुबारक हो। थैंक यू वेरी मच। व्यूअर्स, यौम तकबीर, इसके पॉइंट ऑफ व्यू से, इस पर्सपेक्टिव से हम बात करेंगे ब्रेक के बाद, बल्कि जब वापस आएंगे तो मेरे ख्याल से मिली नगमा सुनते हुए वापस आते हैं, ज़रा इंस्पायर्ड कॉन्वर्सेशन करते हैं ब्रेक के बाद। सोहनी धरती अल्लाह रखे कदम कदम आबाद, कदम कदम आबाद तुझे, कदम कदम आबाद। सोहनी धरती अल्लाह रखे कदम कदम आबाद, कदम कदम आबाद तुझे, कदम कदम आबाद। तेरा हर एक जर्रा हमको अपनी जान से प्यारा, तेरे दम से शान हमारी, तुझसे नाम हमारा। जब तक है ये दुनिया बाकी, हम देखें आजाद, हम देखें आजाद तुझे, हम देखें आजाद। सोहनी धरती अल्लाह रखे, धड़कन धड़कन प्यार है तेरा, नगर नगर है मीत रे, बस्ती बस्ती तेरा चर्चा, कदम कदम पर गीत रे। जब तक है ये दुनिया बाकी, हम देखें आजाद, हम देखें आजाद तुझे, हम देखें आजाद। सोहनी धरती अल्लाह रखे, जीवे 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 पाकिस्तान, जीवे 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 पाकिस्तान, पाकिस्तान पाकिस्तान जीवे पाकिस्तान, पाकिस्तान पाकिस्तान जीवे पाकिस्तान। जीवे 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 पाकिस्तान, पाकिस्तान पाकिस्तान जीवे पाकिस्तान। बहुत बहुत शुक्रिया अमीर भाई। लाइक आई सेड अर्लियर ऑल्सो, अमीर शौकत अली तो हमारे साथ हैं ही, सन ऑफ द लेजेंडरी सिंगर शौकत अली साहब। बट अब हमें दो बहुत ही ब्रिलियंट और अकम्पलिश्ड पर्सनालिटीज़ ने ज्वाइन किया है। हमारे लिए बहुत बड़ा ऑनर है। आज हम मना रहे हैं यौम तकबीर, हमारे लिए बहुत ही बाइस फ़ख्र दिन। और क्यों हम आज के दिन को मना रहे हैं, इसके पीछे क्या बैक स्टोरी है। जब 28 मई को 1998 में
ये मामलात हुए, जब एटमी धमाके हुए उस वक्त क्या हुआ, उसके बाद फिर क्या कॉन्सिक्वेंसेस हुए, और फिर रिसेंटली जो मामलात हुए, और हमारे फ्यूचर के लिए ये मामला क्या रखता है, इस पे हम डिस्कशन करेंगे। जब भी ये पर्सनालिटी शो पे आती हैं मेरे तो अल्फाज ही ज़ीरो हो जाते हैं, बिकॉज़ माशाल्लाह इतनी बड़ी, इतनी सीनियर पर्सनालिटी गवर्नमेंट की जानिब से इनको सितारा इम्तियाज़ से नवाजा गया, बल्कि पूरी दुनिया से इन्होंने अवार्ड्स हासिल किए। हमारे मुल्क के बहुत सीनियर जर्नलिस्ट, हमारे उस्ताद, समवन दैट वी हैव इमेंस रिस्पेक्ट फॉर, ग्रुप एग्जीक्यूटिव एडिटर हैं दुनिया न्यूज़ में, हमारे साथ हैं सलमान गनी साहब। अस्सलाम वालेकुम सलमान साहब। जी वालेकुम सलाम सर, इट्स ऑलवेज सच एन ऑनर एंड अ प्लेजर। आपके प्रेस्टिजियस शो में आके मुझे बड़ी खुशी हुई। एंड देन ऑफ कोर्स हमारे साथ हमारे एक और बहुत ही प्यारे भाई, अ वेरी ब्रिलियंट राइटर, जर्नलिस्ट भी हैं, एनालिस्ट भी हैं, वेरियस प्लेटफॉर्म्स पे आप इनको देखते हैं। आज मेरी तो इनसे प्रॉपर पहली मुलाकात हो रही है, बट इट इज़ एन एब्सोल्यूट प्लेजर सर, एंड आई एम अ बिग फ़ैन। तौसीफ़ अहमद ख़ान हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। तो जब कहानी का आगाज़ करते हैं तो सलमान साहब आपसे बात का आगाज़ करेंगे। ये बताइए कि आज का दिन हम मना तो रहे हैं, इसके पीछे कहानी क्या है, वो दास्तान क्या है? देखें, बड़ा वैलिड क्वेश्चन है आपका कि आज का दिन की अहमियत ये है कि जिस तरह 23 मार्च है, 14 अगस्त है, इसी तरह 28 मई। 23 मार्च रेजोल्यूशन आई थी, 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान वजूद में आया, और 28 मई 1998 पाकिस्तान दफ़ाई एतबार से खुद निसारी की मंजिल पे पहुंचा, और भारत के 5 एटमी धमाकों के जवाब में पाकिस्तान ने 6 एटमी धमाके किए, और एक मैसेज दिया उन्हें कि आपने पाकिस्तान पर जारहियत मुसल्लत करने की कोशिश नहीं करनी। और यही वजह है कि आज देख लें कि पाकिस्तान के अंदर कराची से लेकर खैबर तक आज पाकिस्तानी कौम के चेहरों पे एतमाद भी है, मुस्कुराहट भी है, और आगे बढ़ने का एक अज़म भी है। और मैं हमेशा ये कहता हूँ कि यौम तकबीर दरअसल यौम अज़्म है। अज़्म इस बात का कि हमने इस मुल्क की बका और सलामती पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करना। और जुगन साहिबा, एक सबसे अहम बात, पाकिस्तानी कौम का एक बड़ा हुस्न, एक बड़ा प्लस ये है कि जब भी पाकिस्तानियत का मसला आता है, ये कौम जो है ये मुत्तहिद होती है। और मैं समझता हूँ कि इसमें एक क्रेडिट मैं इंडिया को भी देता हूँ, वो ये कि जब भी पाकिस्तान के अंदर कोई ऐसी कैफियत कौम के अंदर इंतशार और खलफशार, वो कोई ऐसा इकदाम करता है कि जिससे पाकिस्तानी कौम मुत्तहिद हो जाती है, जिसके सबसे बड़ी मिसाल आप देखें 22 अप्रैल और फिर 10 मई के देखें कि 22 अप्रैल को उसने पाकिस्तान पर एक इल्ज़ाम लगाया पहलगाम वाक़े में, और ये उनकी ना एक रवायत है मोदी साहब की, वो इस तरह का एक ड्रामा रचाते हैं। उन्होंने इससे पहले पुलवामा के अंदर भी किया था, वो इस तरह का कोई इवेंट करके अपने सियासी मफादात हासिल करते हैं। मैं नहीं कह रहा, ये राहुल गांधी कह रहे हैं, ये यशवंत सिन्हा जो उनके वज़ीर ख़ारजा रहे हैं वो कह रहे हैं कि ये शख्स ड्रामों पे सियासत करता है। और पहलगाम वाक़या भी इसीलिए था कि उन्होंने पाकिस्तान को टारगेट करने की कोशिश की थी। इलेक्शन सर पे थी, इनको ये लग रहा था कि अगर हम ये करेंगे तो सडनली मैं हीरो बन जाऊंगा, मजीद अपनी बिस्ती करा ली। अब भी बाहर के अंदर इलेक्शन, और आप ज़रा देखें, वो कहते हैं ना झूठ एक दफ़ा बोलते हैं उस पर 10 झूठ और बोलने पड़ते हैं, फिर 100 झूठ। कि पहलगाम वाक़या कि जी वहाँ पर 8 लाख फ़ौज है मकबूजा वादी में, 3 लेयर्स में सिक्योरिटी है, 4 दहशतगर्द वहाँ पर आए और एक एक का शनाख्ती कार्ड देख के उसकी टारगेट किलिंग करते रहे। उसके बाद हवा में तहरील हो गए, और फिर 10 मिनट के अंदर एक FIR काटी जाती है पाकिस्तान पर इल्ज़ाम तराशी। और मैं समझता हूँ कि सबसे खूबसूरत दौर अगर मैं सहाफ़ती तारीख़ में देखता हूँ तो 22 अप्रैल से 10 मई ये जो दिन है, इसमें कोई ऐसी बात इस्लामाबाद या पिंडी के दरमियान नहीं हुई जिसमें यह कहा जाए कि किसी के दरमियान कोई ख़िलाफ़ था। और यही वजह है कि पाकिस्तान के आज के प्राइम मिनिस्टर ने एक हकीकत पसंदाना तर्ज़ अमल इख्तियार किया। उनकी इल्ज़ाम तराशी के जवाब में ये कहा कि आप इसकी तहकीकात करवाएं, हम इसमें तावन करते हैं। और पाकिस्तान की सियासी तारीख़ में ऐसे कभी नहीं हुआ कि दुनिया आपके साथ खड़ी हो आपके मौक़िफ़ के, और कोई एक मुल्क भी नरेंद्र मोदी के साथ खड़ा नहीं हुआ। आज जिस कैफियत में हम यौम तकबीर मना रहे हैं, अहम बात यह है कि हम दफ़ाई एतबार से खुद निसारी की मंजिल पे पहुँचे हैं। अब हमें आगे की तरफ बढ़ना है, माशी खुद निसारी।
असल चीज़ ये है कि जब हम अपने पाँव पे खड़े होंगे वो होगी मकासद पाकिस्तान की तकमील, वो पाकिस्तान कायद आज़म और इकबाल का पाकिस्तान होगा। क्या बात है तौसीफ भाई, वही वाली बात है ना, एट द एंड ऑफ द डे ये बड़ा रेयर होता है। यूजुअली जब किसी के ऊपर इतना बड़ा इल्ज़ाम लगाता है तो एक नेचुरल रिएक्शन होती है कि हम आपको दिखाएंगे। हमने बहुत तहम्मुल का मुजाहरा किया, बड़े एक रिलैक्स अंदाज में, और सच्ची बात है मैं टेंशन भी नहीं थी। एंड इवन जब आपको भी पता है सर, जब ये मामलात हो रहे थे जंगी, हाँ स्कूल्स ऑफ हुए थे, हम तो सब काम पे जा रहे थे, नॉट जस्ट एज पीपल जो मीडिया में काम करते हो वटेवर, सारे ही नौकरियों पे जा रहे थे, सब काम कर रहे थे, इट वाज बिजनेस एज यूजुअल, क्योंकि हम सुकून में थे। हमें पता था पाक फौज हमारे साथ है, और अगर पाक फौज हमारे साथ खड़ी है, वो फौज जो पूरी दुनिया में इंटरनेशनली लोगों को जाके ट्रेन करती है, हमारी फौज को तो बुलाया जाता है बाहर के लोगों को ट्रेन करने के लिए, हमें किस चीज़ की टेंशन है? जी सर। दो चीज़ें होती हैं जी, एक तो आप इनोसेंट हो, और दूसरा ये कि आपके पास किसी एग्रेशन का जवाब देने की ताकत हो, तो आप फिर बेफिक्र होकर ही फिरते हैं ये। और इसमें 28 मई का बहुत अहम रोल है, जिसकी वजह से आप ताकत फील करते हैं, जो आपके दुश्मन हैं वो भी फील करते हैं कि जी ताकत जो है ना वो इनको छेड़ना नहीं है इनको। और ये न्यूक्लियर जो आपके पास पावर होना होता है ना, ये बेसिकली डिटेरेंस होता है, किसी ने चला नहीं देना होता, लेकिन आपको बताया जाता है अपने दुश्मन को कि आप हमसे ज़रा फासले से रहें। इसीलिए हम बेफिक्र होते रहे, बेफिक्र फिरते रहे कि हमें पता था कि हम इतने ताकतवर हैं कि किसी भी एग्रेशन का जवाब दे सकते हैं। अब मैं थोड़ी सी आपके साथ हिस्ट्री जो है ना वो बयान करना चाहूँगा। नवाज शरीफ हीरो हैं 28 मई के, विदाउट एनी डाउट। मुझे याद है वो लड़कपन का ज़माना था, मुझे लेकिन एक लम्हे के लिए भी डाउट नहीं हुआ था कि हम धमाका नहीं करेंगे। मुझे वो याद है कि जब इंडिया ने धमाके कर लिए तो उसके बाद बढ़कें भी वही ह्यूबरिस्टिक अप्रोच आज की तरह फिर शुरू हो गई थी। इनके पास हैं ही नहीं, ये हैं तो करके दिखाएं। ये हमने खुद सुना है और उनकी पूरी गवर्नमेंट इसी काम पर लगी हुई थी। अगेन थैंक्स टू इंडिया, हमने उनकी वजह से हमने भी कर लिए, नहीं तो दुनिया को अंदाज़ा था कि हम जो हैं वो न्यूक्लियर ताकत रखते हैं। अच्छा, अब ये जो सफ़र है ना ये बेसिकली 70s का है, इसमें भुट्टो साहब बहुत बड़ा रोल, और आप देखें उसमें जो डिप्लोमेटिक आप उसमें ट्विस्ट देखें कि भुट्टो साहब ने एटमी रीप्रोसेसिंग प्लांट जो फ्रांस से सौदा किया उसका जो है वो अमेरिका को उसके पीछे लगाए रखा कि हम जी वो लाजमी लेंगे, हम वो लाजमी लेंगे, नहीं तो हम आलमी अदालत में चले जाएंगे अगर फ्रांस ने ना दिया। और अमेरिका ये प्रेशर डालता रहा कि जी ये हम आपको रीप्रोसेसिंग प्लांट नहीं लेने देंगे। और इधर हमारे साइंसदान डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान और बाकी लोग वो अपनी जगह और काम कर रहे थे। इनफैक्ट वो महंगा सौदा था, हम उससे जान छुड़वाना चाहते थे और अमेरिका ने वो सौदा कैंसिल करवा दिया। उसके बाद ये काम चल पड़ा, फिर ज़िया-उल-हक आ गए, फिर उसके बाद ग़ुलाम इसहाक़ खां आ गए, फिर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो आ गई, फिर नवाज शरीफ साहब आ गए, फिर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो और फिर नवाज शरीफ। किसी ने भी इतने प्रेशर्स हैं, हमारे सिर्फ दुश्मनों का प्रेशर नहीं था, हमारे जो सो कॉल्ड दोस्त थे जो उस वक़्त एलाई थे अफ़गान वॉर में, वो भी इस एटमी प्रोग्राम के ख़िलाफ़ थे। इन सारे प्रेशर से निकल कर 28 मई आया है। लेकिन सलमान साहब, बात यह है कि वो तो अपनी जगह ठीक है, लेकिन मैं अभी शुरू में भी यही बात कर रही थी कि मुझे याद है क्योंकि बस यहाँ घर में बैठ के बड़े सारे बात कर रहे होते थे, तो मैं कभी इसको देख रही हूँ उसको देख रही हूँ, मैं हंस भी रही हूँ और मैं कह रही हूँ यार ये क्या है। और ये वो टाइम है व्हेन आई वाज इन कनेडा एट दैट टाइम एंड आई वाज लीविंग फॉर कैनेडा। तो बड़ी गुफ्तगुएँ हो रही थी और ऑब्वियसली उस एज ग्रुप में 15-16 की एज पे आपका ओपिनियन कोई नहीं सुनना चाहता, जो सीधी बात है, बड़े बात कर रहे होते हैं। और मुझे याद है कि एक डिवाइडेड ओपिनियन था, अगर 70% लोग कह रहे थे वेरी गुड तो 30% कह रहे थे की कीता है, हम तो ऐसा कौम है ही नहीं, हम तो अमन पसंद कौम है, हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। उन सब लोगों को जवाब मिल गया पिछले दिनों में, टाइम लगा लेकिन क्योंकि फिर भी फॉर अ व्हाइल पीपल वर सेइंग कि व्हाई आर वी डूइंग दिस, हमें नहीं करना। कुछ है ना लोग जो मैं आपको बताता हूँ, चूँकि मैं वो सारा बराह रास्त मेरा नवाज शरीफ साहब से उस वक्त रब्ता भी था, मैं नवाए हुद का चीफ रिपोर्टर था। खान साहब ने कुछ चीज़ तो बता दी। वो जो आपने कहा ना कि डिवाइडेड ओपिनियन थी, वो इसलिए थी कि अमेरिका आप पे प्रेशर डाल रहा था
उस वक्त प्रेसिडेंट क्लिंटन थे। प्रेसिडेंट क्लिंटन बार बार नवाज शरीफ साहब को फ़ोन कर रहे थे और उन्होंने ये कहा था कि पाकिस्तान की मईशत डामाडोल है, हम आपकी मदद करते हैं, $5 अरब। और मेरे ज़ाती लम्हे मैं कहना मुनासिब नहीं समझता, उन्होंने एक इंसेंटिव ख़ुद नवाज शरीफ साहब को भी दिया। लेकिन पॉलिटिशियन जो होता है ना जुगन, वो प्रेशर लेता है लेकिन फ़ैसला हमेशा पाकिस्तान के मुफाद में करता है। जैसे इन्होंने बताया कि भुट्टो साहब ने शुरू किया और उसके बाद इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट रोल वसाइल के एतबार से ग़ुलाम इसहाक़ खान का था, फिर जनरल ज़िया-उल हक़ का। मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि नवाज शरीफ साहब ने 28 मई से बहुत पहले आज़ाद कश्मीर में एक जलसे से ख़िताब करते हुए भारत को एक मैसेज दिया था, मुझे अच्छी तरह याद है। उन्होंने कहा था कि जिस चीज़ पे आपको नाज है उस पे हम आपसे पीछे नहीं, वो समझ नहीं पाए थे। और जब ये 11 और 13 मई को उन्होंने धमाके किए, 3 11 को किए, 2 13 को किए, वो दरअसल पाकिस्तान पे एक प्रेशर डालना चाहते थे। पाकिस्तान के लिए पैगाम था। प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ अलमाती में थे, काज़ाख्स्तान के कैपिटल में। जब उन्हें वहाँ बताया गया, वहाँ से उन्होंने जनरल जहांगीर करामत को फ़ोन किया और उन्होंने कहा कि इसकी तैयारी शुरू करें। मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है कि जब जो बात आपने, बड़ा आपका वैलिड क्वेश्चन है कि उस वक्त कन्फ्यूजन सिर्फ इस बात पे थी, कुछ लोग ये कहते थे और मैं उन लोगों के नाम जानता हूँ, बड़े फैसला साजों में थे जो ये कह रहे थे कि हमें $5 अरब लेने चाहिए। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त जो इन्होंने हरकत की है, अगर हमने उस वक्त एटमी धमाके ना किए होते, पाकिस्तान ने न्यूक्लियर पावर बनने का ऐलान ना किया होता, तो आज पाकिस्तान की ये कैफियत ना होती। मैं कहता हूँ ये क्रेडिट पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस को है कि वो हर चीज़ पे कंप्रोमाइज़ करते हैं लेकिन पाकिस्तान पे नहीं करते। और ये भी मैं बताता चलूँ, लोगों को ये पता नहीं कि नवाज शरीफ साहब ने जिस सूरत हाल के अंदर धमाके किए, ये पता था कि इसके बाद पाकिस्तान की फंडिंग बंद होगी। और जुगन एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि जब भी हम पे पाबंदियां लगी हैं, पाकिस्तान ने सरवाइव किया है। फिर ये भी पता था कि नवाज शरीफ साहब अगर धमाके करेंगे, इनकी हुकूमत नहीं रहेगी, उनकी हुकूमत नहीं रहेगी। सर देखिए, क्योंकि हम लोग पाबंदियां तो सरवाइव कर जाएंगे, लेकिन अगर किसी ने हम पे एटमी मतलब हम पे एटम बम गिरा दिया तो हम किस तरह सरवाइव करेंगे। बात यह कि आपने अपनी आवाम का बेनिफिट देखना है। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। आई प्रॉमिस यू व्यूअर्स, जब आपके साथ पढ़े लिखे नॉलेजेबल लोग बैठते हैं ना, तो यू ऑल्सो वॉक अवे फीलिंग अ लिटिल बिट स्मार्टर। हमारे साथ ऑफ कोर्स द ब्रिलियंट सलमान गनी साहब हैं, तौसीफ अहमद खान हैं एंड हमारे प्यारे भाई अमीर शौकत अली हमारे साथ हैं। हम किचन की तरफ जल्दी से रुख करेंगे। जी बेटे, हमने कहा कि आज खुशी का दिन है तो कुछ मीठा बनेगा किचन में। तो यस, खुशी का दिन था, मीठा बन भी गया और वो काफ़ी चिल्ड भी हो गया है। शाही टुकड़े बिल्कुल रेडी हैं, जिस तरह के मैं रेसिपी पहले बता चुकी हूँ। मैंने उन्हें गार्निशिंग किया है, मिक्स ड्राई फ्रूट्स आप ले सकते हैं जो जो आपको पसंद है, एंड इट्स रेडी टू ईट। थैंक यू बेटी, थैंक यू। जी सलमान साहब, देखें हिस्ट्री की तो हमें समझ आ गई, अगर उस दिन के बारे में मुझे थोड़ा सा बता दें, क्योंकि बहुत से यंग लोग हैं, 60% 70% हमारी आवाम यूथ है, बहुत से लोग उस वक्त जिंदा ही नहीं थे ना, पैदा नहीं हुए थे, तो थोड़ा सा उस दिन की हल्की सी। देखिए बात ये कि जिस दिन धमाके होने थे, ये तो पता था कि 28 को हमने धमाके कर रहे हैं। पूरे पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तानियत का इससे बढ़कर मुजाहरा मैंने नहीं देखा। और पाकिस्तान के हवाले से मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि जज्बाती जो होता है वो आम आदमी होता है, और पाकिस्तान के अंदर एक जश्न का समा था। जिस तरह मैं समझता हूँ कि ये 10 मई को जब भारत को आपने एक शिकस्त फाश दी, पाकिस्तानी, आप अभी फ़ौज का जब जिक्र कर रही थी, तो फ़ौज के पीछे जब भी कौम खड़ी होती है ना, तो फतह मिलती है हमें। ये 10 मई को क्या हुआ, 10 मई और 28 मई ये आपस में बाहम मुंसलिक हैं, इसलिए कि माइंडसेट एक ही था, दोनों पाकिस्तान के ख़िलाफ़ सरगर्म था। कि 22 अप्रैल को जिस शख्स ने तमाशा लगाने की कोशिश की, 10 मई को इससे भरपूर जवाब नहीं मिला। और मैं समझता हूँ कि हमारी फ़ज़ाइया ने पाकिस्तान को सुरखरू नहीं किया। दुनिया भर के अंदर उसकी पेशा वराना अहलियत के हवाले से आलमी मीडिया लिखता है कि ये आसमान की बादशाह है। और मैं कहता हूँ कि 9 और 10 मई की रात को जब पाकिस्तानी फ़ज़ाइया, सबसे अहम बात है कि हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक सुन्नत थी, वो पूरी की। पाकिस्तान के सिपह सालार ने कि फ़जर की नमाज, दुआ
उसके बाद नारे तकबीर, और नारे तकबीर में इतनी जान है कि फिर यौम तकबीर बनता है कि 28 मई को हम खुद निसारी की मंजिल पे पहुँचे दफ़ाई एतबार से। लेकिन जोगन एक बात मैं ज़रूर करूँगा कि अगर हमने आगे की तरफ बढ़ना है ना, हमने अपने पाँव पे खड़े होना है कि एक भाई ने पाकिस्तान को दफ़ाई एतबार से खुद निसारी की मंजिल पे पहुँचाया। दूसरा, इस वक्त देख लें कि मुख्तलिफ़ मुल्कों के दौरे पे निकला हुआ है और उस शख्स को एक सलाहियत है कि वो नामुमकिन को मुमकिन बनाना जानता है। मेरा उनसे मुसलसल रब्ता रहता है। वो कहता है मैंने पाकिस्तान को मुआशी हवाले से अपने पाँव पे खड़े करना है। तो मैं समझता हूँ एक ने दफ़ाई एतबार से खड़ा कर दिया यौम तकबीर की सूरत में। जब तक हम मुआशी हवाले से अपने पाँव पे खड़े नहीं होंगे, हमारा दुनिया के अंदर इज़्ज़त और वक़ार नहीं होगा। ये नहीं हो सकता कि हमारे एक हाथ में न्यूक्लियर और दूसरे हाथ में कशकोल और कशकोल तो प्रॉब्लम है ना, इंडिया जहाँ पे हमारे साथ पंगा कर लेता है ना, जहाँ पे वो अभी हमारे से स्ट्रॉन्गर है, वो अभी हमेशा नहीं, इस वक्त वो मुआशी पॉइंट ऑफ व्यू से। बट एक और बात बता दूं व्यूअर्स, जो रियलिटीज़ हैं ज़िंदगी की वो भी हमें जाननी चाहिए। हमेशा जो दिखता है वो सच नहीं होता। मैं बड़े ऐसे लोगों को जानती हूँ, ऐसे अमीर अमीर लोग जिनको हम सोचते थे कि बड़े अमीर हैं, जब अल्लाह माफ़ी थे वो दुनिया से रुखसत हुए तो पता चला अंदर कख भी नहीं सी, शोर ही शोर सी। सो बात यह है कि इतना भी ज़्यादा ग्लैमर से इम्प्रेस ना हो। जितने होमलेस लोग वहाँ पे हैं, जितनी ज्यादतियाँ वहाँ पे होती हैं माइनॉरिटीज़ के साथ, जिस लेवल का जुल्म वहाँ पे होता है, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। कभी उधर के लोगों से पूछें, उनकी आवाम से पूछें, आपको पता चलता है सिर्फ वो मौक़िफ़ जो वो निकलने देते हैं। एक तरह से इंडिया में जो पाकिस्तानियों का जो मुस्लिम्स का वहाँ पे हाल करते हैं, माइनॉरिटीज़ का करता है, फ़लस्तीन से इतना ख़ास मुख्तलिफ नहीं है। फ़र्क ये है कि वहाँ पे आवाज़ भी नहीं उठाते। लेकिन एक बात है कि लीडरशिप कभी फाशिस्ट नहीं होती, लीडरशिप इंतहा पसंद नहीं होती, मुख्तलिफ तंजीमें होती हैं। ये लीडरशिप तो डे वन से इंतहा पसंद है, ये तो आई ही इंतहा पसंदी के ऊपर थी। सबसे अहम बात ये कि ये वो शख्स है जिसे मगरिब ने ब्लैक लिस्ट किया हुआ था। ना अमेरिका जा सकता था, ना बरतानिया जा सकता था, ना कनाडा जा सकता था। मेरे से BBC की नामा निगार पूछ रही थी अब क्या हुआ, मैंने कहा इसलिए हुआ, इसलिए वो साथ नहीं खड़े हुए कि कनाडा के अंदर भी रहा टारगेट किलिंग में इन्वॉल्व, अमेरिका के अंदर भी, बांग्लादेश के अंदर भी, पाकिस्तान के। इसलिए आज उस शख्स ने भारत जैसा, भारत एक वक्त में इल्म अदब का गहवारा था, आज उसे बारूद के ढेर पे ला के खड़ा कर दिया। और मैं आपके प्रोग्राम में ये बात कह रहा हूँ कि ये शख्स अपनी मुद्दत पूरी नहीं करेगा, इसलिए कि चैलेंज तो घर के अंदर से हो गया कि भाई तुमने हमें कहाँ ला के खड़ा कर दिया। वो फौज जो हमारे से 3 गुना बड़ी थी। और एक पाकिस्तानी फौज को बड़ा क्रेडिट ये है, आप देखें कि भारत की फ़ौज का जो बजट है वो $75 बिलियन है। हमारी फ़ौज का बजट जो है $7 बिलियन है। लेकिन दुनिया को बता दिया है कि कुछ और चीज़ भी होती है, बजट नहीं होते, एक जज्बा होता है, एक वलवला होता है, पीछे कौम खड़ी होती है। और जब भी कौम पीछे खड़ी हुई है हम सखरू हुए हैं। जी सर, वे अब यहाँ से कहाँ जाएं हम? मैं अभी आप बात कर रहे थे गुर्बत के हवाले से, भूख के हवाले से, तो मैं आपके साथ में एक थोड़ा सा जो ना उनके अदाद शुमार है वो शेयर कर लूँ। आज भी 80 करोड़ लोगों को इंडिया में राशन दिया जाता है सरकारी तौर पर। 80 करोड़ लोगों को, ये आप चेक कर लीजिए। तो उस गुर्बत और उस गरीब के साथ खेलते हुए क्या खेल खेला जा रहा है, उनकी तवज्जो हटाने के लिए राशन देंगे वोट तो जी। और ये जो नॉर्थ इंडिया है, ये हिंदुत्व का उन्होंने हार्टलैंड बनाया और उनको ही, उस पब्लिक को जिसने इस फाशिस्ट को इक़्तिदार में लाए। देखें मेरी बात सुने, आप किसी ने यहाँ पर खुदा न खास्ता कोई 50 बंदों का कातिल हो, 100 बंदों का कातिल हो, हम सोच भी सकते हैं आज भी पाकिस्तान में बहुत खामियां होंगी जी, मान लेते हैं, हमारे दोस्तों का फैशन है, हम सोच भी सकते हैं कि वो शख्स हमारे मुल्क का वज़ीर आज़म हो जाएगा। किसी अक़लियती बरादरी के साथ कोई जुल्म किया हुआ हो, हज़ारों लोगों का कातिल, हज़ारों मुसलमानों का, मसीहों का, और वो शख्स इंडिया में वज़ीर आज़म बन जाता है। और गुजरात और फाशिज्म क्या सिर्फ इस वजह से नोन नहीं जी, RSS, वो RSS का कारकुन है, वो RSS जो हिटलर के जो आइडियोलॉजी है उससे मुतासर थी, और वो लिखा हुआ है, वो ज़ुबानी कलामी नहीं है। उसको इंडिया ने अपना वज़ीर आज़म बनाया और वो बेचा क्या, हिंदुत्व, राम मंदिर, ये सारा कुछ। आज वही लोग, मुझे सबसे ज़्यादा तरस उन लोगों पर आता है जो उसके एको चैम्बर में फंस गए हैं। सारा मीडिया जो है वो जो राइट विंग का बनाया और हर वक्त वो हिंदुत्व बेच रहा है,
बहुत सारे 3-4 फैक्टर्स हैं जिसकी बुनियाद पर वो चीज़ें बेच रहे हैं। अब वो फंस गए हैं। अभी बात हो रही थी 28 मई के बाद की। जी सर। दिस इज़ नॉट द फर्स्ट टाइम जिसमें हमने अपनी डिटेरेंस शो की, बल्कि ये तो मौका आ गया कि हमने जवाब दिया। ये 2001 और 2 का शुरू के दिनों में भी एस्केलेशन हुई थी, फौजें बॉर्डर पर लग गई। लेकिन सर हम हमेशा जवाब देते हैं। जी जी। या हम वो वाली देखिए जब के हमें पता है कि हम स्ट्रॉन्गर हैं। ये बात मैं इसकी रेज करना चाहती हूँ क्योंकि व्यूअर्स देखें, हम आप लोगों को भी हमेशा कहते हैं कि रोडों पे ना निकला करे स्यापे डालने के लिए, प्रॉपर एक रूट होती है करने की, और हमारे लीडर्स ने भी इस चीज का बार बार आपको पता है 28 मई की सबसे बड़ी ब्यूटी क्या थी? 28 मई के बाद इन्होंने खुद हमें जिस तरह अब चैलेंज दिया, इसी तरह चैलेंज करके हमने जवाब दे दिया। बड़ा प्रेशर था नवाज शरीफ पे, बड़ा प्रेशर था। ये पॉलिटिकल क़यादत से पूछें या जो लोग इसको देख रहे थे, जिन्होंने क्या क्या फेस किया, वो तो अलहदा बात है। उसके बाद भला क्या हुआ? अटल बिहारी वाजपेयी को इक्वल लेवल पर पाकिस्तान आना पड़ा और फिर पाकिस्तान मीनारे पाकिस्तान भी गए और पाकिस्तान को दिल से, ये सबसे पहली कामयाबी थी। ये अभी शहबाज शरीफ साहब की बात कर रहे थे कि अब वो दूसरे मिशन पर है। देखें वो मिशन उस वक्त डीरेल ना होता तो ये मिशन तब भी शुरू हो गया था। तब भी हमने ये बता दिया था कि हम आपके बराबर के हैं, बराबर की सतह पर दोस्ती चाहते हैं और मसाइल का हल चाहते हैं। अब वो जो फाशिज़म आया, जो मोदी के ज़रिए जो वापस आया, अब उसका जवाब भी जो हमने दिया, सलमान साहब कह रहे थे 9 और 10 मई को दिया। मैं सारे दोस्तों से कहता हूँ नहीं, हमने 6 और 7 को भी दे दिया था। ये तो हमने इजाफी नंबर लगाए हैं। 6 और 7 मई को जो राफेल और जो हमारी एयरफोर्स ने जो मल्टी डोमेन ऑपरेशन करके दिखाया, ये पूरी दुनिया के मिलिट्री कॉलेजेस में पढ़ाया जाएगा। मैं ये आपको बता दूं, ये बहुत क्लासिक वार थी। वार की डायनामिक्स बट अब ये पूरा साल, एक बड़ा अब अगले 5-6 साल हमारी आर्मी सब कुछ नहीं 5-6 साल नहीं, ये पूरी दुनिया में वार डायनामिक्स चेंज हो गई है। और आपको मैं ये भी बता दूं, मैं पढ़ी लिखी बात, कोई जज्बाती बात नहीं है। आपकी एयरफोर्स चले 3 महीने और ऐड कर लें, हर सूरत इंडिया की एयरफोर्स से 20 साल आगे है आज से। वो तो हमेशा से थी सर, वो तो हम हमेशा से थे इन टर्म्स ऑफ अज़म एंड इन टर्म्स ऑफ ट्रेनिंग। जादू वो जो सर चढ़ के बोले ये बात तो, लेकिन सबसे पॉजिटिव चीज़ जो है, हमें थोड़ा सा ना अपने माशरे की तरफ आना चाहिए। पाकिस्तान की नौजवान नस्ल ने पहली जंग देखी है, नौजवान नस्ल ने पहली जंग देखी है, और वो जो जोशो खरोश उनमें मैंने देखा है, और वो सोच भी नहीं सकते कि मैं जर्नलिस्ट हूँ। हम लोग खुद टीवी पे बैठ के ये 7 की बात कर रहे हैं, 10 की बात कर रहे हैं। ये ज़रूर हम कह रहे थे कि ये मुंह तोड़ जवाब देंगे, ये नहीं कह रहे थे कि जो कुछ हो गया है। और जो कुछ हो गया है, अभी तक मोदी साहब और उनकी सरकार नफसियाती कैफियत से दो चार है। और सबसे अहम बात यह है, कोई मुल्क उनके साथ नहीं खड़ा हुआ। एक रात पहले 9 मई को जो भारत के अमरीकी दामाद हैं, उनके वाइस प्रेसिडेंट ये कहते नज़र आ रहे थे कि हम इस जंग में गैर जानिबदार हैं, हम इस तसादम में फरीक नहीं हैं। और फिर क्या हुआ कि 8 घंटे के बाद जब चपेड़ें करवाई हैं पाकिस्तानी एयरफोर्स ने, तो फिर वही दामाद और फिर उनके सेक्रेटरी ऑफ स्टेट उन्होंने पाकिस्तान के सिपह सालार से रब्ता किया और क्या भीख मांग रहे थे? सीज़ फायर। और फिर आप देखें, जो मैं कहता हूँ ना, झूठ नहीं चलता ज़्यादा देर, कि पहले आप कह रहे थे हमने पाकिस्तान को बता के ये कुछ किया, फिर आप इस बयान से मुकर गए। अब जयशंकर ने कहा 3 दिन पहले कि उन्होंने कहा कि जी बात ये कि जो सूरत बनी हुई थी, सीज़ फायर के लिए अमेरिका का किरदार था, ये तो वो भी नहीं थे मानते। एक बात मैं ज़रूर कहूँगा कि जुगन साहिबा, ये जो तकब्बर और गुरूर होता है ना, ये सिर्फ अल्लाह ताला की सिफत है। ये मोदी साहब 2019 में कहते थे कि अगर मेरे पास राफेल होता तो मैं नक्शा बदल देता। अब वही राफेल उनके पास था, वो राफेल उनकी पसपाई, उनकी रसवाई और उनकी जागलसाई का बायस बन गया। और राफेल को ऐसी जगह से दे मारा है कि जो अभी खान साहब बात कर रहे हैं कि दुनिया भर के अंदर पाकिस्तान की एयरफोर्स की पेशा वराना एलियत जो है मुसल्लमा बनी है। बिल्कुल। और यहाँ पे क्योंकि अब हमने शो को भी कंक्लूड करना है, ये तो एक ऐसी कॉन्वर्सेशन है व्यूअर्स के, वी कैन गो ऑन फॉर एवर। किसी हमने एक, जैसे कि आपने कहा सर, ये जर्नी तो कुछ 2 दिन पहले की भी कहानी है, दास्तान जी, है। बिल्कुल। और अल्टीमेटली वही वाली बात है व्यूअर्स, मैं अपने यूथ को यहाँ पे बहुत क्रेडिट दूंगी, बल्कि अपने बेटे का भी बताऊंगी कि हमजा ने आना था उन्हीं दिनों में, क्योंकि उसकी यूनिवर्सिटी से फ्री हो गया था, तो वो आ रहा था लाहौर वापस। जब ये जंग वाली पूरी बात हुई तो मैंने कहा बेटे आप रुकना चाहते हो? कहता है क्यों?
कहता मामा 1-2 दिन में कहानी खत्म हो जानी है, इंडिया बेचारे कहाँ उनको वो भी लौट हमारे गया साथ ये, लड़ना। वो भी लौट मेरा गया। 19 साल का बेटा मुझे कह रहा है कि मामा चिल करे कुछ। मैंने तो मेरा तो था अपने मुल्क वापस आ तू भाई। दिस इज ब्यूटी ऑफ डिटरेंस। बट कैन यू इमेजिन अ 19 ये अगर year old आपके child? पास एटमी ताकत ना होती तो ये आप पर चढ़ भी दौड़ते, ये सीज फायर मांगने ना कोई जाते। खौफ और आस नहीं था इस लाहौर के अंदर। पूरे पाकिस्तान में आप देख लें ड्रोन्स फेंक रहे थे लोग, ड्रोन्स उठा के चले फिर। हम जंग नहीं चाहते, हम अमन चाहते हैं। तो पॉइंट इज वही, जब मेरी हमजा से बात हुई ना तो मुझे उसने कहा कि कहता है मामा अच्छा वो बेचारा दोहा में फंस गया। 3 दिन मेरा बच्चा दोहा में बैठा, मैंने कहा बेटा वापस जाना है? कहता है नहीं मैंने जाना, मैंने घर आना है। मैं कहा बेटा अगर खुदा ना खास्ता हालात ज्यादा खराब हो, कहता मामा नहीं हो गया, क्या हो गया आपको? We're an atomic power. Yes. This We've is got the- like we've got PMLN handling everything. What's the problem? ये मेरे 19 साल के बेटे ने कहा है। और नु की पता पॉलिटिक्स था, और नु की पता किसी ये चीज था। नौजवान नस्ल है जो पाकिस्तान के साथ खड़ी है, ये पाकिस्तानियत का जज्बा इनमें आया है। और यहाँ पे शो को कंक्लूड करूंगी एक तो अमीर भाई आपसे रिक्वेस्ट करके कि कुछ प्यारा सा सुना के हमें आज का शो हमारा कंक्लूड कर दे। लेकिन ये बात ज़रूर कहूँगी व्यूअर्स, अगर हमारी यूथ इतनी पॉजिटिविटी दिखा रही है, अगर हमारी यूथ आगे बढ़ बढ़ के इतना एक पॉजिटिव पर्सपेक्टिव रख रही है, ऑब्वियसली अगर मेरे अपने बेटे से बात हुई तो उसके दोस्तों से भी बातें हो रही थी कि बेटे आप ठीक हो, परेशान तो नहीं हो, ये वो। कुछ लोगों ने मुझे भी कॉल किया कि मीडिया में काम करते हो। जो कॉन्फिडेंस था हमारा यूथ का हमारी लीडरशिप में, खुदारा प्लीज़ अपनी लीडरशिप को सपोर्ट करें। आप लोगों ने ही वोट करके इनको पावर में लेके आए। ये वो लोग हैं जो आपको प्यार करते हैं, जो आपका ख्याल करते हैं, आपकी आर्म्ड फोर्सेस, इवन योर पुलिस, जिस डिसिप्लिन और डिकोरम के साथ, इवन द ट्रैफिक पुलिस, जिस तरीके से वो चीज़ों को लेके चले, आपके ख्याल से उनको डर नहीं लगता था? वो तो फ्रंट लाइन पे थे। सो हमें भी यही पॉजिटिविटी दिखानी है, और जो थोड़ी बहुत नेगेटिविटी अगर लोगों के दिलों में है भी तो प्लीज़ उसको साइडलाइन करें। हमारा एक गोल है, पाकिस्तान की कामयाबी, पाकिस्तान को आगे लेके चलना, और वो हम सब ने लेके चलना है। जैसे कि एटमी पावर बनने की भी जर्नी सारे पॉलिटिकल लीडर्स ने जो ज्वाइन करके कड़ियां जुड़ती चली गई और ये मामला हुआ। सो हम लोगों ने भी एज ए नेशन एक बनना है। हमारा यूथ सेट है जो 60-70% अवाम है। अब जो हमारी कैटेगरी है अगर वो भी बंदे पुत्र बन जाए तो क्या ही बात है। यहाँ पे हम अपने शो को कंक्लूड करेंगे। दुआओं में याद रखिएगा, अल्लाह ताला हमेशा हमारे पाकिस्तान को सलामत रखे। पाकिस्तान जिंदाबाद।